मैंने बहुत पहले कोई 10 वर्ष पूर्व शोध को मेथोडोलॉजी कहने के बजाय टेक्नोलॉजी कहा। आज हम सब लोग उसी का मुकाबला कर रहे हैं। तकनीक इतनी हावी हो गई है कि केवल ये एक पद्धति या प्रणाली नहीं रही बल्कि अपने में एक पूर्ण शास्त्र हो गया है। पहले इसको समझना होगा। तो अब मूल विषय पर मैं आता हूँ। थोड़ा जो व्यवधान हुआ उसके लिए खेद। आज हम शोध प्रक्रिया की चर्चा करें। उसको पद्धति कह लीजिए, प्रणाली कह लीजिए, शोध की क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसका अधिगम क्या है, उसको आदि से अंत तक निभाने का पूरा क्रम क्या है, इसी को प्रक्रिया कहा जाता है। तो जैसा आप जानते हैं, कुछ तो झेल भी चुके हैं, कुछ का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले समस्या आती है प्रवेश की। हर विश्वविद्यालय के कुछ अपने नियम हैं, कुछ केंद्रीय नियम हैं। कहीं प्रवेश परीक्षा होती है, कहीं मौखिक होती है, कोई अंतरराष्ट्रीय है, कोई राष्ट्रीय स्तर का है, कोई क्षेत्रीय स्तर का है। बहरहाल उसमें कुछ अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। पहला चरण प्रवेश का जो आप लोगों ने पूरा कर लिया है वो लगभग समाप्त है। इसके बाद जो दूसरी परिस्थिति या कहें कि दूसरी बारी आती है पंजीयन की। पंजीयन का तात्पर्य रजिस्ट्रेशन से। हम एक विषय लेते हैं, हमारे साथ एक निर्देशक होते हैं, एक निश्चित अवधि होती है, कुछ नियमावली होती है। उस सबके साथ अपने विषय को रजिस्टर कराते हैं उस संस्था के साथ। उस पंजीयन पद्धति से भी काफी कुछ आप परिचित हैं। और इसका कोई सार्वभौम नियम नहीं है, ये भी वेरीज यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, उसके अलग अलग पद्धतियां हैं। मुख्य समस्या आती है निर्देशक के चयन की। निर्देशकों का इन दिनों अभाव दिखाई दे रहा है। शोधार्थी ज्यादा हैं और मान्यता प्राप्त निर्देशक कम है। और दूसरे, यह जरूरी नहीं है कि आपने जिस विषय का चयन किया है उसके विशेषज्ञ निर्देशक। कहने को लोग ले लेते हैं। अब वे मान लीजिए कि आधुनिक साहित्य के विशेषज्ञ हैं और आपने जो विषय चयन किया वो आदिकाल से संबंधित है। वे साहित्य के विशेषज्ञ हैं, आपने जो विषय चयन किया वो भाषा विज्ञान से संबंधित है या काव्य शास्त्र से संबंधित है। तो उसमें स्तर भेद आ जाता है, उनके विशेषीकरण का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। पर प्रश्न ये है कि हम मनचाहा निर्देशक कहाँ से लाएं? आपके लिए अलग से तो कोई नियुक्ति की नहीं जा सकती। जो एक न्यूनतम योग्यता प्राप्त अध्यापक विभाग में है, उन्हीं में से कार्यभार को देखते हुए और ये देखते हुए कि किसके पास कितने स्थान रिक्त हैं, इसमें भी आए दिन परिवर्तन हो रहे हैं, नियम बदल रहे हैं। कहीं स्थिति है कि प्रोफेसर 4 व्यक्तियों का निर्देशन करेगा, रीडर 6 का करेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर 8 का करेगा। कहीं ये नियम है कि जब कोई शोधार्थी शोध प्रबंध प्रस्तुत करेगा तब जगह खाली मानी जाएगी। तो इस सब की भी स्थिति भिन्न भिन्न है। बहरहाल आवश्यकता ये है कि आप उस निर्देशक का चयन करें या उसको वर्ण करें जो आपके विषय का भी विशेषज्ञ है। उससे मिलजुल करके रूपरेखा बनाएं, उससे मिलजुल करके विषय की प्रस्तावना तैयार करें। अगर दोनों में रुचि भेद होगा, स्तर भेद होगा, दृष्टिकोण का अंतर होगा तो शोध कार्य में बाधा पहुंच जाती है। व्यक्तिगत व्यवहार अपनी जगह पर है, वो कितना समय देता है, कितना व्यस्त है, कितना आपके लिए उपलब्ध है, उसकी अपनी गतिमति क्या है, उसकी अपनी रुचि क्या है, बहुत कुछ निर्देशक पर निर्भर होता है। और यह आवश्यक नहीं है कि आपने जो चाहा वैसा ही मनोनुकूल व्यक्ति मिल जाए। आपको उसके साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है, वे आपके साथ सामंजस्य बिठाते हैं। इसको नियमों से नहीं बांधा जा सकता। यह बहुत कुछ व्यवहारिक स्तर पर तय होता है। तो पहली समस्या, इसलिए सबसे अहम समस्या यही होती है कि विषय के अनुरूप और आपके मनोनुकूल अच्छा निर्देशक मिल जाए, जो ज्ञानी भी हो, जो आपके साथ सहानुभूति भी रखता हो और जो ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर सकता हो।
कुछ विषयों में, खासतौर से विज्ञान में आपने देखा होगा, वहाँ निर्देशक को और शोधार्थी दोनों का मिला-जुला कार्य माना जाता है शोध कार्य। एक शोधार्थी के 4-4, 5-5 निर्देशक होते हैं और जब उनके शोध पत्र प्रकाशित होते हैं, तो उस पर चारों पाँचों का नाम लिखा जाता है। क्रम से, सीनियरिटी के क्रम से पहले विभागाध्यक्ष होंगे, दूसरे प्रोफेसर होंगे। हमारे यहाँ कला और मानविकी में ये व्यवस्था नहीं है। यहाँ आपका जो शोध प्रबंध होगा वो आपके ही नाम से जमा होगा, आप ही के नाम से प्रकाशित होगा, इसलिए निर्देशक को कोई लाभ नहीं। अब कुछ लोग ये उत्तर देने लगे हैं कि हमारी नियुक्ति तो मूल रूप से शिक्षक के रूप में हुई थी, ये निर्देशक वाला कार्यभार तो अतिरिक्त है। कभी-कभी अपनी करियर की आवश्यकता के लिए वे निर्देशन कार्य कर लेते हैं, लेकिन एक स्तर पर आकर जब बहुत सारे शोधार्थी निकल चुके होते हैं, तो उनके मन में ज़्यादा गहरी लालसा नहीं रहती कि अब और शोधार्थी मिले और उनसे हम कार्य करावें। इसलिए निर्देशक की उदासीनता का भी सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी परिस्थितियां हैं, इनसे आपको व्यवहारिक रूप से निपटना होगा और बहुत दूरदृष्टि से, जिससे कि संबंध अधिक से अधिक मधुर बने रहें और पारस्परिक सहयोग और विश्वास बना रहे, उस रूप में ये निर्देशक के वर्ण की समस्या हल। अगली जो सबसे विषम समस्या है वो है विषय के चयन। विषय कैसा रखें? प्रायः ये देखा जाता है कि एमए के स्तर तक जो पाठ्यक्रम आप पढ़ कर के आए हैं, उसी की अच्छी जानकारी आपके पास है। कुछ हमारे शोधार्थी जो प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़े रहते हैं, वे इस विषय को ताज़ा करते रहते हैं। उनके पास नवीनतम सूचनाएँ होती हैं। जो इनसे नहीं जुड़े हैं और काफ़ी अरसा हो गया है स्नातकोत्तर परीक्षा पास किए हुए, वे कुछ भूल-भाल भी जाते हैं, फिर से नई तैयारी करनी पड़ती है। अब विषय चयन का जब प्रश्न आता है, पहली समस्या खड़ी होती है कि विषय कैसा हो? उसका मानक क्या है? आधार क्या बनाया जाए? मुख्यतः 3 आधार मेरी दृष्टि में हैं। पहली बात, विषय की मौलिकता। अगर उस विषय पर पहले कोई कार्य कर चुका है, तो आपका किया हुआ कार्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। जो मारे सो मीर, एक कहावत है कि उस क्षेत्र में जिसने पहल की। अब 19-20 थोड़ा-सा परिवर्तन कर देने से कोई सोचे कि मैंने मौलिक कार्य कर डाला है, ये सही नहीं। एक ऐसे व्यक्ति की, यानी ये साहित्यकार की खोज जो अब तक उपेक्षित यानी अनदेखा रह गया। किसी ऐसी परंपरा की खोज जो अभी तक पकड़ में नहीं आई थी। ये खोज रिसर्च कहलाती है और इसलिए पहली शर्त जिसका सामना आपको करना पड़ेगा और जिसके लिए आपको बहुत सावधान होना होगा, वो है विषय की मौलिकता। दूसरी बात है, मौलिकता के साथ-साथ उसकी उपयोगिता का विचार। जो विषय जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, उसकी उपयोगिता क्या है? आज उसकी प्रासंगिकता क्या है? उसका महत्व क्या होगा? अब देखिए, विज्ञान को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हर चीज़ उपयोगिता के आधार पर तय की जा रही है। अब इन दिनों कोविड-19 फैला हुआ है, बहुत सारी रिसर्च एजेंसीज काम कर रही हैं। देश-देशांतर में कई महीनों से शोध कार्य हो रहा है। जो पहल ये वैक्सीन बना ले जाएगा, उसको शोध की मौलिकता का श्रेय पा, और उसकी उपयोगिता तो सर्वविदित है, सारा संसार उन्हीं की ओर देख रहा है। तो जैसे विज्ञान, टेक्नोलॉजी और चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में मौलिकता और उपयोगिता का महत्व हमारे सामने विद्यमान है, उसी तरह से कला, साहित्य, मानविकी आदि विषयों में भी मौलिकता के साथ उपयोगिता का निर्वाह करना, उस पर दृष्टि रखना बहुत आवश्यक है। तीसरी चीज है सामग्री की उपलब्धता। हम आपको विषय भी सुझा दें, उसकी मौलिकता सुनिश्चित है, उसकी उपयोगिता भी तय है, लेकिन उससे संबंधित सामग्री यानी कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है, उसकी कृतियां कहीं उपलब्ध नहीं है, कोई जानकारी जिसके आधार पर प्रामाणिक शोध प्रबंध लिखा जा सके, तो भी वो विषय नहीं बैठ पाएगा। तो इन 3 दृष्टियों को ध्यान में रखकर आपको विषय का चयन करना होगा। इसमें किसी का जोर दबाव, उसकी अपनी रुचि विपर्य, उसकी अपनी पसंद, उसकी अपनी प्रतिबद्धता,
इनका ख्याल न करके केवल विषय की गुणवत्ता पर विचार की। इन दिनों एक कुप्रवृत्ति हमारे यहाँ हिंदी विभागों में फैल गई है, दिखाई दे रही है। वो ये है कि लोग अपने परिचित कवि मित्रों पर शोध कार्य करवाकर उन्हें ओबलाइज कर रहे हैं, आपको उसका माध्यम बना रहे हैं। वे अपने निहित स्वार्थवश कर रहे हैं। जैसे उनका कोई सुपरिचित पड़ोसी रेलवे विभाग में है, किसी सरकारी विभाग में है, उसकी सहायता से हमारा काम हो जाएगा, बहुत तरह के स्वार्थ सिद्ध होंगे। वो कुछ कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं। तो ऐसे नए नए लोगों को, जिनको कोई जानता नहीं, जिनका कोई महत्व भी नहीं है, उन पर शोध प्रबंध लिखवा देते हैं। उनके लिए गौरव की बात है। मैंने देखा वो अपने लेटर हेड में छपवाए घूमते रहते हैं कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मेरे ऊपर पीएचडी, मैंने शोध का चरित्र नायक बना। जिस पर शोध कार्य किया जाता है निश्चय ही वो महिमा मंडित हो जाता है। और इस तरह का महिमा मंडन कराने वाले इन दिनों विशेष रूप से अधिकारी वर्ग में बहुत सारे लोग देखे जा रहे हैं, आईएएस, पीसीएस और दूसरी दूसरी सिविल सर्विसेज से जुड़े, राजनीति से जुड़े। यदि हम अपने निहित स्वार्थवश ऐसे अक्षम अपात्र व्यक्तियों के ऊपर शोध विषय दे देंगे, और शोधार्थी बेचारा तो उसे आज्ञा पालन करना ही करना है, नहीं तो निर्देशक जी नाराज हो जाएंगे और तब विषय का पंजीयन नहीं हो पाएगा। क्योंकि उनकी कमी है, इसलिए हम गर्जमंद हैं। ये बहुत सारी समस्याएं हैं, इन पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही मैंने देखा कि क्षेत्रीयता कभी कभी हावी हो जाती है। हमारे जनपद के, हमारे अंचल के एक कवि ऐसे थे। अब अंचल के स्तर पर हो सकता है महत्वपूर्ण हो, लेकिन हिंदी जगत के स्तर पर भी वो महत्वपूर्ण है कि नहीं, उन पर काम हो सकता है कि नहीं, ऐसी बहुत सी बाधाएं आती हैं। इसलिए बड़ी निर्ममता के साथ और वस्तुनिष्ठता के साथ और बड़ी व्यावसायिक ईमानदारी के साथ, एकेडमिक ऑनेस्टी के साथ हमको विषय का चयन करना, पूरे कमिटमेंट के साथ। हम कोई उपकार नहीं करने जा रहे हैं जिसको अपना विषय बना रहे हैं, ना हम कहीं कोई ऋण से उऋण होने की कामना कर रहे हैं। हम तो हिंदी जगत को एक अपरिचित विधा से, व्यक्ति से, परंपरा से परिचित कराना चाहते हैं। जो चीज खो गई है उसको प्रकाश में लाना चाहते हैं। ये ध्येय, ये दृष्टि जब आपकी रहेगी तो निश्चय ही उपयुक्त विषय आपको मिल जाएगा। विषयों की समय बहुत बड़ी क्राइसिस कह लीजिए हिंदी जगत में छाई हुई है। डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल ने 5-6 खंडों में हिंदी के स्वीकृत शोध प्रबंधों की सूची अलग अलग खंड बना करके प्रस्तुत की है। उस पर एक बार निगाह डालिए। आप ये पाएंगे कि आधुनिक लेखकों में, खासतौर से उपन्यासकारों में, एक एक व्यक्ति पर 50-50, 75-75 या 100-100 शोध प्रबंध लिखे जा चुके हैं। अब उस पर नया क्या लिखा जा सकता है? जब मौखिकी होती है और जब कभी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं और विशेषज्ञ आपसे पूछ बैठते हैं कि इन पर तो इतनी पुस्तकें पहले से लिखी हुई थी, आपने नया क्या कहा है? आपकी अपनी स्थापनाएं क्या? और जब तक अपनी स्थापनाएं माने आपकी निजी फाइंडिंग नहीं होती है, तब तक शोध 0 पर, हम उसका उत्तर नहीं दे पाते। इसलिए जिस पर 2-4 से अधिक शोध प्रबंध हो गए हों, पहले ही तौबा तौबा कर लीजिए कि उसके ऊपर दूसरा शोध प्रबंध नहीं लिखा जा सकता। प्रायः होता यह है कि उनकी पुस्तकें दिल्ली के प्रकाशकों द्वारा छपी हुई हैं, बहुत आसानी से सुलभ हैं, और दूसरे उन पर समकालीन पत्र पत्रिकाओं में इतनी पुस्तक समीक्षाएं छप चुकी हैं कि उन सबको समेट लेंगे तो 300 पेज की शोध प्रबंध थीसिस तैयार हो सकती। इस सरलीकरण के उद्देश्य से लोग प्रायः समकालीन विषयों का चयन करते हैं। मैंने कल भी निवेदन किया था और आज फिर इस बात पर जोर देकर कहना चाहूंगा कि समकालीनता शोध नहीं होती है, वो समीक्षा के विषय है। शोध के लिए पहली शर्त है कि जो खो गया है उसकी खोज करें, और इसके लिए आपको कहीं न कहीं इतिहास में जाना होगा, आपको सर्वेक्षण पर कार्य लेना होगा, लोक साहित्य की ओर जाना होगा, भाषा और शब्दावली के चयन की ओर जाना होगा,
और उन तमाम अज्ञात भूमियों की ओर वे वर्तमान से भी जुड़ी हुई है, अतीत से भी जुड़ी हुई है, लेकिन उनकी मौलिकता का निर्वाह करना होगा। तो जो 3 शर्तें मैं बता रहा हूँ, इनको गाँठ में बाँधिए। पहली बात उसकी मौलिकता, जो पहले कह ले गया है वो श्रेय ले गया। अब आप उसमें थोड़ी कुछ बढ़ोतरी कर देंगे तो भी वो थीसिस नहीं कहलाएगी, वो आपकी कुछ मान्यताएँ और उसी तरह से उसकी उपयोगिता। हमने किसी ऐसे अज्ञात कवि लेखक को ढूँढ निकाला जो किसी ज़माने में महत्वपूर्ण था, लेकिन अब आज उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उस पर भी श्रम करना व्यर्थ हो जाएगा। और अगर उससे संबंधित सामग्री नहीं है, कहीं ऐसी अज्ञात दिशा की ओर संकेत कर दिया और अंधेरे में आप टटोल रहे हैं, सामग्री नहीं मिल रही है, बहुत सारे विद्यार्थी निराश होकर बैठ जाते हैं। 3-4 वर्षों का सारा श्रम और समय उनका बेकार जाता है। दूरदर्शिता पूर्वक विषय चयन की यह प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके लिए बहुत अच्छा होगा कि विभाग की ओर से ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की जाएं, जिनमें इन विशेषज्ञ विद्वानों द्वारा सुझाए गए शोध विषयों पर विचार किया जाए। आप देखें बहुत सारे ग्रंथ इस विषय में लिखे जा चुके हैं। डॉक्टर नगेंद्र के, निर्मला जैन के, डॉक्टर शशिभूषण सिंघल की पुस्तक है, डॉक्टर विजयपाल सिंह की पुस्तक है, डॉक्टर उदयभान सिंह की पुस्तक है, डॉक्टर सवनाम सिंह शर्मा ने लिखा है, एक पुस्तक शोध प्रौद्योगिकी नाम से मेरी भी छपी हुई है। इनमें बहुत सारे विषयों की ओर संकेत किया गया है, इसको लेकर डिस्कस कीजिए। और अच्छा तो ये होगा कि हर वर्ष किए जाने वाले शोध कार्य की एक तालिका तैयार कीजिए, जिसको स्टैंडर्ड लिस्ट कहते हैं। एक ऐसी मानक सूची, उसमें से कहा जाए विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को कि आप अपनी इच्छा के अनुसार विषय चुन लीजिए, लेकिन विभाग की जो नीति है उसके अंतर्गत काम करिए, तो विषय चयन की समस्या हल हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों से परामर्श करके भी आप विषय का चयन कर सकते हैं, और हर तरह से ठोक बजा करके, इसमें हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। गलत विषय अगर फंस गया तो जीवन भर वो आपके लिए बोझ हो जाएगा और बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए किसी तरह का समझौता विषय के साथ नहीं। ऐसा नहीं कि 300 पन्ने कहीं किसी भी पर लिख डालो और उपाधि मिल जाएगी और उसका लाभ मिल जाएगा। आप देखें कि अच्छे और बुरे शोध कार्य का यश अपयश बहुत दिनों तक आपका पीछा करेगा, उसका लाभ भी, उसकी हानि भी। अब जब विषय मिल गया तो चौथा चरण शुरू होता है सिनॉप्सिस बनाने का, रूपरेखा तैयार, अध्ययन योजना कैसे चले। इसमें निर्देशक का भी सहयोग आपको मिलेगा, स्वयं अपनी ओर से भी श्रम करना होगा। कुछ नमूने देखने भी पड़ेंगे इन शोध प्रबंधों को, और जिन पुस्तकों का लेखकों का नाम मैंने लिया, इनकी किताबों को देख करके रूपरेखा कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले एक प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना में आप ये बताते हैं कि इस शोध विषय का चयन क्यों किया गया, हमारी पूर्व मान्यताएं क्या है, हाइपोथेसिस। दरअसल जिसको थीसिस कहते हैं, थीसिस माने स्थापना, कोई खोज, कोई फाइंडिंग, इसके 4 चरण होते हैं। पहली होती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस माने पूर्व कल्पना, प्राक कल्पना। एक मोटा मोटा अनुमान दिमाग में उभरता है कि ये तो महान कवि था लेकिन उपेक्षित रह गया, अरे उस जमाने में इसने ये कहा था, यह आंदोलन चलाया था। अगर यह आरंभिक जानकारी नहीं होगी, उसकी महत्ता से आप अभिभूत नहीं होंगे, तो उस कार्य में प्रवृत्त नहीं होंगे। तो पहली स्थिति आती है हाइपोथेसिस माने पूर्व कल्पना। उसके बाद आप उस विषय में पढ़ना शुरू करते हैं, सामग्री का चयन शुरू करते हैं। तो चयन करते हुए कुछ मत उसके पक्ष में मिलते हैं, कुछ मत उसके विपक्ष में भी मिलते हैं। जो पक्ष में मिलते हैं उसको थीसिस कहते हैं, जो विपक्ष में मिलते हैं उसको एंटी थीसिस कहते हैं, और इन दोनों को जब आप मिला देते हैं तो उसको सिंथेसिस कहते हैं। तो इस तरह से 4 चरण, हाइपोथेसिस, फिर थीसिस, फिर एंटीथीसिस और फिर सिंथेसिस। सिंथेसिस माने उनका सिंथेटिकल समीकरण बना हुआ समन्वित रूप। तो एक प्रस्तावना में पहले आप ये बताते हैं कि इस विषय का चयन क्यों किया, इसका अध्ययन करते हुए किन किन व्यवहारिक परिस्थितियों से मैं गुजरा,
क्या समस्याएं आई, कितना मिला, क्या नहीं मिला, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये सारा मंतव्य उसके भीतर प्राकथन में दिया जाता है। फिर रूपरेखा को अध्यायों में बांटा जाता है। पृष्ठभूमि देने के बाद प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, कम से कम 5, 6, 7 अध्याय होते हैं, 10 अध्याय तक हो सकते हैं। लेकिन विषयानुसार मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का चयन आपने किया, जो मध्य युग का बहुत बड़ा कवि था, संत था, साधक था, विचारक था, तो पहले अध्याय में आप संत काव्य की परंपरा का विचार करें, मध्यकाल के इतिहास का विचार। दूसरे अध्याय में उस कवि का जीवन व्रत प्रस्तुत करें, प्रामाणिक जीवन व्रत। तीसरा अध्याय लिखेंगे जिसमें उसकी कृतियों की चर्चा करें, उसका परिचयात्मक पूरा विवरण, प्रकाशन काल से लेकर कितनी पृष्ठ संख्या, क्या क्या विषय, काहे काहे पर लिखा। चौथे में फिर उनकी विचारधारा का अध्ययन करें। वे निर्गुणोपासक थे, सगुणोपासक थे, संत थे कि सूफी थे कि भक्त थे, राम की उपासना, कृष्ण की उपासना, और किन किन विषयों पर लिखा, उनकी सामाजिक विचारधारा, सांस्कृतिक विचारधारा, दार्शनिक विचारधारा, और कुल मिलाकर उनका समस्त चिंतन जगत, उनका समस्त जो 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 विचार पक्ष है, वो इस अध्याय के अंदर दिखेगा। फिर एक अध्याय आप उनकी काव्य कला पर देंगे, जिसमें उनका कल्पना विधान, उनका प्रतीक विधान, उनका बिंब विधान, उनकी अलंकार योजना, उनका भाषा सौष्ठव, उनका रस निष्पत्ति, और उनका कलात्मक चमत्कार, उनकी देन, उनकी मौलिकता, उनकी विशिष्टता, काव्य कला का विधान। फिर एक अध्याय, छठे अध्याय में आप उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, उनके अन्य समकालीन कवियों के साथ जोड़कर उनका कितना साम्य है, कितना वैषम्य है, उनका वैशिष्ट्य क्या है। और आखिरी अध्याय में हिंदी साहित्य में उनका अवदान क्या है, उनका स्थान क्या है, उनका अपना वैशिष्ट्य क्या है, कुल मिलाकर उनका महत्व क्या है। ये आपकी रूपरेखा होगी। रूपरेखा बना लेने के बाद और आखिर में उसका सारांश देते हुए और उसके साथ फिर पुस्तक सूची, संदर्भ ग्रंथ वगैरह देते हुए इस रूपरेखा की एक रचना करके आप अपने पंजीयन पत्र के साथ संलग्न करके जमा करेंगे, और इसके आधार पर आपकी औपचारिकता पूरी हो। अब ये औपचारिकताएं पूरी हो गई, काम आपका शुरू होने जा रहा है, जिसको कहते हैं सामग्री संकलन। मैं सामग्री कहाँ कहाँ से मिलती है? अब आज टेक्नोलॉजी कहती है कि सर्च इंजन में जाने से मिल जाएगी, पुराने पुस्तकालयों में मिल जाएगी। पुराने और जो भी समृद्ध पुस्तकालय हैं आपके आसपास से थोड़ा कुछ दूर हो, संग्रहालयों से सामग्री मिल जाएगी। अगर कोई संत और प्राचीन भक्त कवि है तो उसके संप्रदाय में अलग अलग आश्रम बने होंगे, जहाँ से जुड़ा रहा होगा, वहाँ उसकी पुरानी पांडुलिपियां मिल जाएंगी। उसी तरह से कुछ साहित्य प्रेमी, कुछ संग्रहकर्ता लोग होते हैं, ऐसे विषयों के चयन करके रखते हैं। जो छपी हुई किताबें हैं वो प्रकाशकों के यहाँ से, बाजार से मिल जाएंगी। तो किताबों का चयन करना, वो एकत्र करना, हमारे यहाँ अंग्रेजी में कहावत रही है कि बेग, बारो और स्टील, उधार मांग के लाइए, भीख मांग के लाइए, खरीद के लाइए, स्टील वाले चोरी करके लाइए, कहीं से लाइए, सामग्री होनी चाहिए। ये सामग्री अगर प्रकाशित है तो आपको पुस्तकाकार मिल जाएगी, पत्र पत्रिकाओं से मिल जाएगी, और अगर पांडुलिपि हस्तलेख में है तो संग्रहालयों से इश्यू नहीं होगी, उसका चित्र लेके आपको आना पड़ेगा। अब तो बड़ी सुविधाएं हैं, पहले पूरी पूरी कॉपी करनी पड़ती थी, उसके लिए लिखिया लोग मिलते थे, किराए पर वो लिख देते थे, उनको लेकर हम लोग पुस्तकालयों, संग्रहालयों में जाते थे। उस जमाने में प्रति पृष्ठ 2 रुपया वो लिखा करते थे, और दिन भर में 20 पन्ने, 25 पन्ने लिख डालते थे। अब लिखिया की जरूरत नहीं है, अब तो इसी मोबाइल से आप उसके फोटो खींच लेंगे, बशर्ते वो अनुमति दें। कहीं कहीं संग्रहालयों में अनुमति नहीं दी जाती है, ये कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा 25% की आप फोटो कॉपी ले सकते हैं। तो बहरहाल इसके लिए बुद्धि कौशल की जरूरत होती है। हमारे शोध छात्र को बहुत गुप्तचर वाला काम करना पड़ता है। जैसे गुप्तचर इनके प्रकार अपना काम निकाल लेता है,
उसी तरह से आपको भी सामग्री एकत्र करने के लिए ये तमाम युक्ति कौशल अपनाना पड़ता है। चाटुकारिता करके, उसको खिला-पिला करके, उसको खुश करके, माने उसको अपने अनुकूल बनाना पड़ेगा। आपका कोई अधिकार, संवैधानिक अधिकार नहीं है सामग्री प्राप्त करने का, उसकी इच्छा पर निर्भर है। हाँ, जो छपी सामग्री है वो आप खरीद सकते हैं, लेकिन प्राचीन सामग्री की प्राप्ति के लिए आप जानते हैं लोगों ने अपने यहाँ घरों में तूली कपड़े के बस्तों में बाँध-बाँध करके पांडुलिपियाँ रख छोड़ी। उनके ऊपर चंदन अक्षत डालते रहते हैं, धीरे-धीरे कागज गल जाता है। लेकिन इतना मोह है उन पुस्तकों के बारे में कि दूसरे को नहीं देना चाहते, अपना एकाधिकार रखना चाहते। तो ऐसे मठों से, संप्रदायों से, ऐसे स्वामियों से वो सामग्री निकलवाना बड़ी युक्ति कौशल की चीज़ होती है, व्यवहार बुद्धि की ज़रूरत होती है। तो सामग्री इस तरह से आपकी एकत्र, पुरानी पत्रिकाएँ, इन तमाम पुस्तकालयों में भरी पड़ी। अब आज आश्चर्य होता है, विद्यार्थी शोध कार्य करके चला जाता है, उसे पता ही नहीं नागरिक प्रचारिणी सभा कहाँ, हिंदी साहित्य सम्मेलन का संग्रहालय कहाँ। वहाँ आर्य भाषा पुस्तकालय में लगभग 20,000 पांडुलिपियाँ रखी। बड़ौदा में गायकवाड़ पुस्तकालय संग्रहालय है, जिसमें प्राचीन भारत की हर विषय की न जाने कितनी अनमोल पांडुलिपियाँ। ऐसे ही भारत कला मंदिर रायनाथ जी का स्थापित किया हुआ काशी में। तो इलाहाबाद, काशी, लखनऊ, दिल्ली, बड़ौदा, बम्बई और बड़े-बड़े महानगरों में जो म्यूजियम है, जो आर्काइव हैं, जो पुरातत्व संग्रहालय हैं, उनमें ये सामग्री पड़ी। अब बहुत कुछ धीरे-धीरे फोटो स्टेट करके बाहर भी आ गया है, लेकिन आपको सतर्क दृष्टि से इनका चयन करना होगा। प्रश्न ये पैदा होता है कि पुस्तकालय का उपयोग कैसे किया जाए? ज्यादातर विद्यार्थी, शोधार्थी जो इस पूरी प्रक्रिया से परिचित नहीं है, वो किताब लेके बैठ जाते हैं और उसका सारांश उतार लेते हैं। और सारांश उतारना भी सबको नहीं आता, तो पूरा-पूरा पैराग्राफ नोट कर लेते हैं। सामग्री चयन करते हुए या उसका सारांश लिखते हुए आपको बहुत धैर्य के साथ उस पूरे कंटेंट को, उस पूरे विषय प्रतिपादन को समझना होता है और तब पॉइंट वाइज सूत्रबद्ध तरीके से उसका लेखन करना होता है। उनका कोई पैराग्राफ पूरा-पूरा ना आने पाए, वरना यही वही वाक्य आप थीसिस में लिख देंगे और वो अनुकरण माना जाएगा, थीसिस रिजेक्ट हो जाए। अब आजकल तो वैसे भी ऐप आ गए हैं, वो तुरंत ताड़ लेते हैं कि आपकी थीसिस में कितना नया है और कितना दूसरों से लिया हो। यूजीसी को भेजा जाता है वो पूरा-पूरा लिखा जो। तो उनकी भाषा शब्दावली ना आने पाए, इसका तरीका ये है कि उनके मत को ध्यानपूर्वक समझिए और 2-3 पंक्तियों में वो निष्कर्ष नोट कर लीजिए। इससे पूरी किताब का निष्कर्ष आ जाए। इसके लिए 3 तरीके अपनाए जाते हैं। एक तो लाइब्रेरी कार्ड बनाया जाता है। लाइब्रेरी कार्ड में 6 बाई 6 के अलग-अलग कटे हुए कागज के टुकड़े होते हैं, जिसको कार्ड कहते हैं। वो बने-बनाए स्टेशनर्स के यहाँ मिल भी जाते हैं और नहीं तो बनवा लिए जाते हैं और वे विषयानुसार अलग-अलग आवंटित कर दिए जाते हैं। जैसे किसी कवि के काव्य का आप अध्ययन कर रहे हैं, तो जितनी उसकी कृतियाँ हैं, हर कृति के नाम पर एक कार्ड बना लें। फिर एक कार्ड बनाइए उसके प्रति चित्रण पर, एक बनाइए उसके सौंदर्य चित्रण पर, एक बनाइए उसकी प्रेम भावना पर, एक बनाइए स्त्री संबंधी उसकी दृष्टि पर, एक बनाइए उसके बिंब विधान पर, एक प्रतीक विधान पर, एक अलंकार योजना। ऐसे जितने विषय आपको भी रूपरेखा में मैं बता रहा था, हर एक के लिए अलग-अलग कार्ड। और जब आप उस पुस्तक को पढ़ रहे हैं या किसी कवि की मूल रचना को पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते हुए जो आपकी समझ में आवे कि इस छंद में तो प्रकृति वर्णन बढ़िया किया गया है, तो उसका नमूना जाकर के प्रकृति वाले कार्ड में नोट कीजिए। इससे सामग्री आपस में उलझेगी नहीं, गड्ढा-मड्ढ नहीं होगी। वरना देखा ये जाता है कि 200-400 पेज जब लिख डालते हैं, पूरा पहाड़ बन जाता है। अब आपने लिख तो रखा, लेकिन पूछा जाए कि उस विषय पर कहाँ लिखा है, तो वो आप वो पन्ना नहीं ढूँढ पाएँगे और तब सारा का सारा किया गया श्रम बेकार हो जाता है।
इसलिए इस सामग्री संकलन का सुनियोजित होना, वर्गीकृत रूप में लिखा जाना बहुत जरूरी है। बहुत बारीकी से एक एक पक्ष पर एक एक कार्ड बनाइए और अल्फाबेटिकल ऑर्डर से वो कार्ड संजो के रखे रहिए, आकारादिक क्रम से। पाम में प्रकृति चित्रण लिखा हुआ है, अगर पूछा जाए कि हाँ इस कवि के प्रकृति चित्रण वाला पन्ना निकालो, तो तुरंत अल्फाबेटिकली आपने प्रकृति वाला निकाल लिया और उसको पढ़ना शुरू किया। और प्रकृति चित्रण से संबंधित जो जो छंद उसने जहां जहां लिखे सब एक जगह इकट्ठे आपको मिल जाएंगे, उनको पढ़ना शुरू कीजिए, ध्यान पूर्वक उन पर विचार कीजिए, तो उसकी प्रकृति चित्रण की खूबियां एक नजर में आपके सामने आ जाए। यही रिसर्च है। तब वो एक साथ उस पर विचार करते हुए आप पकड़ ले जाएंगे इनकी विशेषता क्या है, इनके प्रकृति चित्रण की खूबी क्या है। इस तरह से व्यवस्थित माने विषयीकृत, वर्गीकृत, बाकायदे क्लासिफाइड मटेरियल जब आप कार्ड में या उसी तरह का रजिस्टर बनाकर तो रजिस्टर में अंकित करते हैं, तो ये है पुस्तकालय कार्ड चयन संकलन पद्धति कहलाती है। सामग्री का संकलन कीजिए, लेकिन हैप्सर्ड वे में नहीं, अस्त व्यस्त नहीं, वर्गीकृत रूप में कार्ड बनाकर या किसी रजिस्टर में अलग अलग पन्ने अलॉट करके, ताकि सारी सारी सामग्री जब आप चाहें उंगली रखें और आपको तुरंत मिल जाए। ये पद्धति सबसे वैज्ञानिक पद्धति है। अब आज उसको आप चाहें तो मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में उतने विस्तार से लिखा नहीं जा सकेगा, उतनी तेजी से आप टाइप नहीं कर पाएंगे जितना लिख लेंगे, इसलिए यही पद्धति सबसे अच्छी मानी जाती है। चौथी आवश्यकता है, कभी कभी आपको अपने विषय के संबंध में सर्वे करना पड़ सकता है। कुछ तो सर्वेक्षण पर विषय ही होते हैं, जैसे लोक साहित्य है, जैसे भाषा से संबंधित प्रश्न है, और जहां सर्वेक्षण अलग से नहीं रहता वहां भी उस विषय के विशेषज्ञों से संपर्क करना पड़ता है। उनकी ओपिनियन क्या है, उनकी राय क्या है। सर्वेक्षण की एक पद्धति है, आप एक प्रश्नावली बनाते हैं, एक इन्फॉर्मर माने जो सूचक होता है वो नियुक्त करते हैं, उससे पूछते हैं, वे अपनी प्रतिक्रिया बताते हैं। ऐसे ही 2 4 10 लोगों से पूछ करके आप अपने अभिमत की पुष्टि करते हैं। इसके लिए इंटरव्यू लेना पड़ता है। इंटरव्यू लेने के लिए वही प्रश्नावली तैयार करना और एक खास तरह का व्यवहार, ताकि वो भद्रजन, वे विद्वान, विशेषज्ञ, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कहीं उनका मान सम्मान ना आहत होने पावे। आपका अपना स्वार्थ है, तो किसी तरह से उनसे सामग्री निकलवानी है। और यंत्रों का प्रयोग, रिगार्डर की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं कैमरे की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं फोटोग्राफी की आवश्यकता पड़ेगी, डाटा इकट्ठा करने पड़ेगा, ग्राफिक्स की जरूरत पड़ेगी, चित्र बहुत सारे लेने होंगे। इसके साथ साथ जरूरी है कि कुछ पारिभाषिक शब्द उससे संबंधित सीख लीजिए। हमारे यहाँ भारत सरकार ने वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा पारिभाषिक शब्दावली कोश बनाए, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी साहित्य से संबंधित, दर्शन से संबंधित, इतिहास से संबंधित बहुतेरे पारिभाषिक शब्द हैं। अब जैसे संसद या सांसद एक तकनीकी शब्द है, राज्यसभा एक तकनीकी शब्द है, सांसद एक रूढ़ शब्द हो गया, किसी और व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता। जो संसद का सदस्य है वही सांसद कहलाए। तो ऐसे बहुतेरे शब्द हैं, उन्हीं का प्रयोग होना चाहिए। अब संत साहित्य से संबंधित आप प्रयोग कर रहे हैं, तो संतों की अपनी अलग शब्दावली है, भक्ति की अपनी शब्दावली है, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, निर्गुण और सगुण, ये सब परिभाषिक शब्दावली, इनका बारीक ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके साथ जरूरी है, इस साथ आवश्यकता है जानने की कि संदर्भ सूची कैसे बनाई। जो पुस्तकें आप पढ़ रहे हैं, उन पुस्तकों की तालिका साथ साथ बनाते हुए चलिए। उसमें पुस्तक का पूरा नाम, लेखक का पूरा नाम, प्रकाशक का पूरा नाम और फिर उस संस्करण का नाम। एक किताब के कई संस्करण होते हैं, आपने जो किताब पढ़ी है और जिसको कोट किया है उसकी पृष्ठ संख्या दी होगी, तो इसलिए संस्करण का भी डालना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे पूरी पूरी संदर्भ सूची आपको तैयार करनी होगी। उद्धरण को लेकर सवाल पैदा होता है, जो कोटेशंस आप देते हैं वो कहाँ नोट किए जाए।
पहले परंपरा थी पेज के नीचे ही फुटनोट में ये उदाहरण दे दिए जाते थे, लेकिन अब इधर एक नई पद्धति विकसित हुई है। जब अध्याय समाप्त हो जाता है तो 2-3 पेज के भीतर ये उदाहरण एक साथ दे दिए जाते हैं, लेकिन नंबरिंग बहुत सावधानी के साथ करनी पड़ती है। आरंभ के प्रश्न से लेकर आखिर तक मान लीजिए 50 उदाहरण आपने दिए हैं, तो 1 से 50 तक ये चिन्ह बहुत स्पष्ट होने चाहिए और उद्धरणी देते हुए एक क्रम का निर्वाह यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म माने अलग-अलग बिखराव ना हो, एक तरह की पद्धति हो। पहले पुस्तक का नाम, फिर लेखक का नाम। अब लेखक का नाम भी 2 तरह से हैं, जैसे कोई लिख रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कोई लिख रहा रामचंद्र शुक्ल, कोई लिख रहा पंडित रामचंद्र शुक्ल, कोई लिख रहा आचार्य शुक्ल। इसमें एक पद्धति आपको अपनानी पड़ेगी और सबसे अच्छी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्थिति है कि पहले उनका उपनाम लिखिए, माने लिखिए शुक्ल रामचंद्र। आचार्य और डॉक्टर ये शब्द उद्धरणी में देने आवश्यक नहीं होते हैं। इस तरह से एक रूपता लाते हुए ये उद्धरणी बनाइए। फिर थीसिस लिखना शुरू कीजिए और लिखते हुए आपको पक्ष और विपक्ष दोनों, मैंने कहा था थीसिस और एंटीथीसिस विमर्श करना होता है। अब तक जो मान्यता रही है पहले उससे परिचित कराइए, फिर आप उससे कहाँ असहमत हैं ये बात बताइए, फिर उसके प्रमाण दीजिए। ये पक्षापक्ष विमर्श कहलाता है और उसके आखिर में अपना निष्कर्ष दीजिए। तो जो भी अध्याय लिख रहे हैं पहले एक प्रस्तावना होनी चाहिए, उसके पास पक्षापक्ष विमर्श होना चाहिए और उसके बाद फिर निष्कर्ष में उसको समाप्त करिए, उसका समाहार कीजिए ताकि आपकी बात स्थायी रूप से बैठ जाए। फिर सारांश लेखन थीसिस में अलग से मांगा जाता है। उसके बाद टंकण करवाइए। टंकण कराने के बाद आपको प्रूफ पढ़ना होगा। प्रूफ पढ़ने के लिए भी उसके कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, उनकी जानकारी आपको रखनी होगी। तब फिर उसका प्रस्तुतिकरण होगा। प्रस्तुतिकरण माने थीसिस सबमिट कर रहे हैं, उसकी साज सज्जा देखनी होगी, वो गंदा ना हो और बहुत ज्यादा रंगा पुता हुआ ना हो, सुरुचिपूर्ण हो। इस तरह से उसको परीक्षणार्थ आप प्रस्तुत कर देंगे। जब सिद्धांत रूप में वो स्वीकृत हो जाएगी तो उसके बाद आपकी मौखिकी वाइवा एग्जामिनेशन होगा। उस मौखिकी में कैसे उत्तर दिए जाते हैं उसका अभ्यास करना होगा। कहीं-कहीं अब लिखित भी होने लग गया है। कहीं-कहीं पूरा समूह बैठता है, वो प्रश्न करता है, कहीं विभाग के ही 1-2 लोग बैठ कर के मौखिकी ले लेते हैं। बहरहाल वो जैसी व्यवस्था हो, उस रूप में आपको उसके उत्तर देने होंगे और मौखिकी में भी सफल हो जाने के बाद, परिणाम के घोषित हो जाने के पश्चात प्रयत्न कीजिए कि आपकी थीसिस छप भी जाए। अगर प्रकाशित नहीं हुई तो शोध का किया हुआ ना किया हुआ बराबर। किसी को जानकारी ही नहीं मिली, आपने खोज डाला, उस ज्ञान का लाभ ही किसी को न प्राप्त हुआ, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। इसलिए इसको भी आप अपना ही लक्ष्य बनाइए। हर प्रकाशक तो आजकल छापने के लिए तैयार नहीं हो रहा, सरकार का कोई अनुदान भी नहीं मिल रहा है, बड़ी उपेक्षा है इस कार्य की। लेकिन शोधार्थी के अपने कैरियर, अपने हित में यह जरूरी है कि उसका प्रकाशन भी कराए। ये कार्य करते हुए आपको जेआरएफ या एसआरएफ का दायित्व भी निभाना होगा, विभाग से जुड़ना होगा, कुछ दायित्व, कुछ असाइनमेंट्स हो सकता है दिया जाए, अध्यापन का कार्य या और विभागीय सहायता कार्य उसके साथ निर्वाह करना होगा, तो वो भी आपकी शोध प्रक्रिया का अंग है। तो इस तरह प्रवेश से लेकर परिणाम घोषणा तक का यह पूरा का पूरा जो क्रमबद्ध हो, चरणबद्ध कार्य है, इसको शोध प्रक्रिया कहते हैं। इसको भली प्रकार हृदयंगम कर लीजिए। इसमें और ज्यादा कठिनाइयां नहीं हैं, कुछ केवल तकनीकी हैं। मुख्य 2 समस्याएं हैं। एक है विषय का चयन, शीर्षक, टाइटल जो आपको मिलने वाला है, जो आप चाहते हैं, उसके लिए बहुत श्रम करना होगा, बहुत लोगों से पूछना होगा, अपना दुराग्रह छोड़ना होगा, रुचि विपर्य का पालन करते हुए नहीं। जो 3 सूत्र मैंने बताए हैं, उसकी मौलिकता, उसकी उपयोगिता और उसकी उपलब्धता,
इसके आधार पर चुनना होगा। और दूसरा चरण है सामग्री का संकलन, वर्गीकृत हो, ताकि आपस में उलझे नहीं हो, मेहनत आपकी बेकार न जाए, जिसके आधार पर आपको बस लिखते हुए चले जाए, हर चीज क्रिस्टल क्लियर पारदर्शी होती चली जाएगी और आपकी थीसिस अच्छी बनेगी। इन सब के साथ जो जरूरी है वो है आपकी निष्ठा, वो है आपका श्रम, वो है आपका स्वाध्याय, वो है आपका डिवोशन। कितनी लगन के साथ ये काम करते हैं। और एक बात मेरी मान लीजिए कि ये थीसिस केवल आपको इस उपाधि से अलंकृत ही नहीं करेगी, ये जीवन पर्यंत आपके लिए गौरव का विषय बनेगी। बहुत से लोगों को जिनको उनके परवर्ती जीवन में लाभ मिला है अपने शोध कार्य के आधार पर। आगे आपका मूल्यांकन इसी शोध कार्य के आधार पर होगा। केवल कागज का टुकड़ा पा लेना पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता यह है कि उस विषय को आपने पूरी तरह से आत्मसात किया है और उस विषय से हिंदी जगत को अवगत कराया है, उस पर आपका सारस्वत ऋण है। उस रूप में कार्य आपको करना होगा। मेरी बहुत बहुत तो मंगलाशाएं, मंगल कामनाएं। इसी के साथ मैं आज का ये वक्तव्य समाप्त करता हूँ। समय पूरा हो चुका है। अब कल मैं आपके साथ संवाद करूंगा। उसमें शोध की जितनी समस्याएं हैं और साथ ही जितनी संभावनाएं हो सकती हैं, उन सब की चर्चा करूंगा। आपकी जो जितनी जिज्ञासाएं हो, मुझसे कहीं असहमत हो तो खोल करके आप पूछिए, कहीं कोई चीज जोड़ना चाहते हो तो आप जोड़िए, मेरी ओर से पूरी अनुमति है। तो कल तक के लिए पुनः आपसे विदा लेता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं लोहनी जी को, जिन्होंने आपसे मिलने का मौका सुलभ कराया, और आपको भी जिन्होंने बड़े मनोयोग के साथ मुझे सुना। धन्यवाद। जी सर, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। जी जी। तो सर का व्याख्यान अभी संपन्न हुआ है और सर के पास समय हो तो एक आध प्रश्न किसी का है तो ले लेते हैं। बाकी कल पूरा दिन आपका सर का पूरा प्रश्न और आपकी जिज्ञासाओं पर, आपके विषय अगर आपने कोई सोचे हैं उससे संदर्भित प्रश्नों पर, और इसी तरह के जो हमने रखा है सत्र समस्याएं और समाधान, तो उसी पर रखेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध ये है विद्यार्थियों से, किसी का कोई बहुत जरूरी प्रश्न हो एक आध तो कर लें, लेकिन कल पूरा दिन प्रश्न रहेगा। बिल्कुल। आप कौन बोल रहे थे, बोले? कोई विद्यार्थी बोल रहे थे, बताएं। दिनेश नहीं जुड़ा। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, मुझे सुनाई दे रहा। सर नमस्कार जी। हाँ, किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न हो तो आ रही सर, आ रही सर, आवाज आ रही है आपकी सर। हाँ, तो किसी का कोई एक आध प्रश्न हो तो ले सकते हैं। फिर हमारे दूसरे वक्ता दिनेश सर जुड़ने वाले हैं अगले 2-3 मिनट में, तो तब हम उनसे जुड़ेंगे।